शुरू करें। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग 100 पार करेंगे। शुद्ध धातु को अयस्क से पृथक करने की प्रक्रिया ध्यान से देखिएगा। हमने आपको कहा कि खनिज क्या है? धातु प्लस अशुद्धि, इसी को ना खनिज कहते हैं। अरे बोलो। और ये मान लो एक खनिज है, ये दूसरा खनिज है, तीसरा खनिज है, चौथा खनिज है, और ई दोनों से कम खर्च पर धातु निकल सकता है। ई दोनों का स्पेशल नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसका हम लोग यूज नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि जिससे कम खर्च पर धातु निकले वही हम लोग निकाल रहे हैं। बोलो हाँ। और इस अयस्क से इसमें जो धातु प्लस इंप्यूरिटीज है, इसमें भी धातु प्लस इंप्यूरिटीज है, तो ये जो इंप्यूरिटीज अशुद्धि को निकाल देते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, यही क्रिया धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जो साफ करने के लिए यूज करते हैं इसको, उसको फ्लक्स कहते हैं, और जो अशुद्धि निकल कर आता है उसे स्लैग कहते हैं। इसको साफ करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। और जो अशुद्धि निकल कर आता है उसे स्लैग। आप याद रखिए, फ्लक्स लक्स है, लक्स क्या है? साबुन है, और उसका काम क्या है? साफ करना। और स्लैग तब क्या हो जाएगा? अशुद्धि। स्लैग क्या हो जाएगा? अशुद्धि। तो लिखिएगा, ये धातु कर्म लिख दिए। शुद्ध धातु से अयस्क को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म। लिखिएगा उसी के नीचे, धातु कर्म में अशुद्धि को स्लैग कहते हैं, धातु कर्म में अशुद्धि को स्लैग कहते हैं, तथा जिससे अशुद्धियों को साफ करते हैं, जिससे अशुद्धियों को साफ करते हैं, उसे फ्लक्स कहते हैं। जिससे अशुद्धियों को साफ करते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। याद ना रहे तो कैसे याद रखना? फ्लक्स क्या है? लक्स है। और लक्स क्या करता है? साफ करता है। किस प्रकार के मिश्र धातु पीतल कहलाते हैं? तांबा और जिंक ना। इसलिए देखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछता है पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का, कॉपर प्लस जिंक। बताओ, धातु और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है धातु के ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड बताओ, अम्लीय की क्षारीय? क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, धातु के ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय। कल पढ़ाए थे ना। अब बताओ, कौन से तत्व अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता? गोल्ड और सिल्वर। ये ऑक्सीजन के साथ, प्लेटिनम भी, यह अधिक ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करता। इवन स्वतंत्र अवस्था में रहता है गोल्ड और प्लेटिनम। अभिक्रिया कर लेगा तो गर्मी होता है, तो हमारा गोल्ड और प्लेटिनम पिघलने जाएगा। सोडियम तथा पोटेशियम अभिक्रिया कैसी होती है? ये हवा में आग लग जाता है सोडियम में, और बताओ आग लग जाएगा तो क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी। वो उच्च अभिक्रियाशील होने के कारण सोडियम और पोटेशियम जो है ये उच्च अभिक्रियाशील है, इसलिए इसमें आग लग जाता है हवा में। आग लगेगा बताओ तो ऊष्मा क्षेपी की शोषी। मजबूत अस्थिर विद्युत बल बांधकर डैश के रूप में उपस्थित होता है।
देखो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, हम पढ़ा देते हैं। NaCl का नाम सुने हो? यहां से क्वेश्चन रहबे करता है। इसको नमक कहते हैं या टेबल साल्ट कहते हैं, पढ़े हो ना? इसका पीएच मान होता है 7। कितना होता है? इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक एंड क्वथनांक उच्च होता है। इसके बीच में तब अगर गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा तो प्रबल बंधन बनेगा कि दुर्बल बंधन? कैसा बंधन? अब बताओ, जल में घुलनशील है कि अघुलनशील? जल बताओ तो हमको कि जल जो होता है वो कार्बन है इसमें? अरे जल में कार्बन है तो कार्बनिक हुआ कि अकार्बनिक? अकार्बनिक घोलक में बताओ क्या होगा, घुलनशील कि अघुलनशील? हाँ, अकार्बनिक घोलक में घुलनशील, कार्बनिक घोलक जैसे अल्कोहल में अघुलनशील। कार्बनिक घोलक C2H5OH ले लो में अघुलनशील, यानी नमक को आप अल्कोहल में डाल दो नहीं घुलेगा। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 7। नामलीय होता है न क्षारीय। हो गया? इसका पीएच मान कितना होता है? 7। गलनांक और क्वथनांक उच्च, प्रबल बंधन और कार्बनिक घोलक में घुलनशील, और ठोस अवस्था में कुचालक। नमक का बोरी बोरी रखा हुआ होगा, उसमें करंट दीजिएगा नहीं लगेगा, लेकिन द्रव अवस्था में सुचालक। द्रव अवस्था में क्या? सुचालक। आई टूटता है किसमें? Na+। तो बताओ Na+Cl- में टूटेगा तो आयनिक बंधन होगा ये? पढ़े? हम बोले थे पूरा 10th खत्म होगा 2000 लाइन लिखा देंगे। 10th ही आपका जान है। अरे हुआ? हे मास्टर जल्दी लिख। अब बताओ, मजबूत अस्थिर विद्युत बल मतलब आयनिक बल में बांध कर डैश के रूप में उपस्थित रहता है। किसमें? सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित होता है, NaCl। अब बताओ, रेल पटरी को जोड़ने के लिए कौन सी अभिक्रिया उपयोग की जाती है? रेल पटरी को जोड़ने के लिए कौन सी अभिक्रिया या वेल्डिंग प्रक्रिया उपयोग की जाती है? इसको हम लोग कहते हैं थर्मिट वेल्डिंग, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, यहां ऐड कर लो वेल्डिंग प्रक्रिया, अभिक्रिया या वेल्डिंग प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। यह होता है थर्मिट वेल्डिंग। अल्युमिनियम मैग्नीशियम का पाउडर लेते हैं, आयरन का ऑक्साइड लेते हैं और उसको बेरियम पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है, तब लोहा पिघल के नीचे आता है। पिघल के नीचे आता है तो ओपनिंग करके उसको डाल देते हैं, दोनों पटरी के बीच में जुड़ जाता है। ठीक है ना? बट इसको जानना नहीं है, सीधा समझो रेल की पटरी को कौन वेल्डिंग से जोड़ते हैं? थर्मिट वेल्डिंग। रोड पर जो स्पार्क वाला वेल्डिंग है वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, गैस से करवाते हो गैस वेल्डिंग है। वैसे ही केमिकल रिएक्शन से जो वेल्डिंग होता है पटरियों को जोड़ने के लिए, कौन वेल्डिंग है? थर्मिट वेल्डिंग। लोहे एवं इस्पात पर पतली परत चढ़ाना। देखो ये होता क्या है दोस्त मेरे, लोहा, ये लोहा ले लो,
इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पतला परत चढ़ा देते हैं जिंक का। किसका? किसका? ये जिंक का परत चढ़ा देते हैं। तो जिंक का जब परत चढ़ा देते हैं तो यह क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। जिंक का दूसरा नाम यसद भी है। क्या है? क्योंकि जिंक ऑक्साइड को यसद पुष्प भी कहते हैं। यसद पुष्प या इसी को हम लोग दार्शनिक पुष्प भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलोगे फिलोसफर उल, क्योंकि इसका नाम है यसद। बोलो रे। तो जब लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं तो जिंक सुरक्षित रहता है कि लोहा? क्या? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पलर में। एक क्वेश्चन और है कि लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना से लोहा तो सुरक्षित रहता है, और लोहे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जंग लगना। लोहे की सबसे बड़ी समस्या जंग लगना। लोहे पर या इस्पात पर जिंक का परत जब चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। तो जंग नहीं लगता, यह क्रिया यसद लेपन कहलाती है, यानी जिंक लेपन, या यही प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है या जस्तीकरण कहलाती है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना जस्तीकरण, यसद लेपन या लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना जस्तीकरण, यसद लेपन या क्या रे? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश वर्ड है। गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे की सबसे बड़ी समस्या, लोहे की सबसे बड़ी समस्या जंग। जंग का फॉर्मूला पूछ देता है Fe2O3 लगना है। बताओ, जंग लगना ऑक्सीकरण है कि अवकरण है? क्योंकि ऑक्सीजन जुटता है, अब पहले लोहे का भार बढ़ता है, अब फिर धीरे धीरे घटता है। लिख लिए? अरे हो गया। लोहे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जंग लगना। लोहे पर जिंक का परत लगाते हैं लोहे को बचाने के लिए कि जिंक को? लोहे को बचाने के लिए। क्योंकि जब परत चढ़ा दी जाएगा तो ऑक्सीजन के संपर्क से हट जाएगा, बिना ऑक्सीजन के जंग लगता नहीं है। लिख लिए? अरे लिखे। आप बताओ, लोहे और इस्पात पर पतली परत चढ़ने की विधि किसकी परत? जिंक की पतली परत चढ़ने की विधि यसद लेपन कहलाती है। हे मास्टर थोड़ा जल्दी लिख। यदि कोई धातु, देखो एक क्वेश्चन हम बताए थे आपको कि अगर पारा में कुछ भी मिला दो, धातु मिला दो, अधातु मिला दो, कुछ भी मिला दो, ये बना देगा अमलगम। क्या बना देगा? अमलगम बना देगा। तो अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा का। किसका? धातु का मिलाना, धातु का होना अनिवार्य है? नहीं है। और धातु भी हो सकता है, बोलो रे। लेकिन किसका होना अनिवार्य है? पारा का। और किसका अमलगम नहीं बनता? लोहे का। लोहा धातु के साथ पारा का अमलगम नहीं बनता, क्योंकि वो घुलता नहीं है। तो कहते हैं यदि कोई धातु पारद है, पारद है तो इसके मिश्र धातु को क्या कहेंगे? अमलगम। पारद का मतलब हो गया पारा, इसी का मतलब हो गया क्विक सिल्वर, इस सब का इसी का नाम है क्विक सिल्वर, इसी का नाम है द्रव धातु।
इसी का नाम है हाइड्रारजिरम। हाइड्रारजिरम, Hg। और अमलगम किसका नहीं बनता? लोहे का अमलगम नहीं बनता। किसका अमलगम नहीं बनता? लोहे का। बढ़े। क्विक सिल्वर द्रव धातु हाइड्रारजिरम। एच बोले तो हाइड्रा, और जी बोले तो क्या? सिरम। उसी से आया Hg यानी पारा। बढ़े। अरे बढ़े। बताओ किस प्रक्रिया में लोहे को का जंग हटाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को तोड़ना। ऊपरी सतह का इलेक्ट्रॉन तोड़ देते हैं, जंग हट जाता है। जंग लगना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। बताओ Cu2s के अयस्क किस धातु का स्रोत है? तांबा। Cu2s में कॉपरेन है। पृथ्वी की परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में, देखो याद रखना, भू परपट्टी पर। कहां पर? भू परपट्टी पर OSi AlFe, ये है अधातु। ऑक्सीजन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु। एल्युमिनियम और आयरन क्या है? धातु। आई तीनों मिला के क्या बन जाएगा? तत्व। अगर पूछेगा मानव में सबसे अधिक तत्व कौन? ऑक्सीजन। सबसे अधिक दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन? सिलिकॉन। मानव में सबसे अधिक धातु कौन? एल्युमिनियम। सबसे अधिक उपधातु कौन? सिलिकॉन। मानव में सबसे अधिक अधातु कौन? ऑक्सीजन। मानव में सबसे अधिक तत्व पूछेगा? ऑक्सीजन। मानव में सबसे अधिक अधातु पूछेगा? ऑक्सीजन। मानव में सबसे अधिक उपधातु पूछेगा? सिलिकॉन। मानव में सबसे अधिक धातु, सॉरी मानव नहीं, भूपरपट्टी पर सबसे अधिक कौन? एल्युमिनियम। अब मानव में कह देगा, मानव में होता है OCHNCA। यहां से यहां तक यह धातु, यह धातु। तो मानव शरीर में सबसे अधिक धातु कौन? कैल्शियम। कौन? इससे 10-15 को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बिहार में एनसीईआरटी लागू हो गया। क्या कह रहा है बच्चा? सरकारी में? ठीक तो है, क्या दिक्कत है? हम आपको बोले थे ना 6 to 10 का जो एनसीईआरटी है वो भी हम बहुत जल्द आपके लिए, हमको लगता है 1 सप्ताह में अवेलेबल करवा देंगे। क्लास 6 to 10 लाइन बाय लाइन पूरा। और लाइन बाय लाइन ही नहीं, शॉर्ट नोट्स के साथ दोनों। अभी जो हम इसका ये किए हैं, पहले देखो क्या होगा। जैसे कोई भी टीचर आएगा वो पूरे चैप्टर को पढ़ के आएगा। अब पढ़ने के बाद वो उसका शॉर्ट नोट्स बनाएगा। तो पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ाएगा, ठीक है, पूरा पीपीटी बना के। शॉर्ट नोट्स पढ़ाने के बाद वो जाएगा बुक पर, ओरिजिनल बुक पर। ओरिजिनल बुक लाइन बाय लाइन पढ़ाएगा, ठीक, जिस चैप्टर में भी जाएगा। ओरिजिनल बुक के बाद जाएगा वो अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न, और इसमें जो प्रश्न बनेगा
वो टोटल क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन करवाएगा और उसके बाद वो टीचर जाएगा उसी चैप्टर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर, फिर उसका क्वेश्चन डिस्कशन करवाएगा किसी भी चैप्टर में। पहले क्या करेगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ाएगा, फिर ओरिजिनल बुक लाइन बाय लाइन पढ़ाएगा, फिर अभ्यास प्रश्न करवाएगा, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवाएगा। अभ्यास के साथ साथ इसमें जो ऑब्जेक्टिव बन पाएगा उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? वीडियोस मेरे पास होंगे भी, हम तुमको अभी दिखा देंगे जब जाने लगेंगे तब। और ये जो बच्चा बोलता है ना कि फलना टीचर से नहीं पूछा, चिलना टीचर से नहीं पूछा, बच्चा एग्जाम से निकल के आता है तो यही बात कहता है, तो कहां से पूछा? तो कहेगा एनसीईआरटी था, सब मास्टर बकवास पढ़ा रहा है, एको को ऑनलाइन मास्टर से नहीं लड़ा। तो हम सोचे चला कि एनसीईआरटी पढ़ा दिया जाए। अब हमारे यहाँ जो भी बच्चा कोर्स लेता है फाउंडेशन, उसको हम पूरा एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में वीडियो क्लास में देते हैं, जो बच्चा फाउंडेशन कोर्स लेता है, ताकि बच्चा मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं लगा सके। और इससे फायदा क्या हो रहा है कि बच्चों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और मेरे ऊपर कोई इल्जाम कभी नहीं लगेगा। अब हम जो भी कोर्स फाउंडेशन का बच्चों को दे रहे हैं, वहां एक कॉलम बना दे रहे हैं एनसीईआरटी, उसमें पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा। एक वीडियो जो है हम आपको दिखा देंगे कैसे हम करवा रहे हैं, इससे हमारा भी विश्वसनीयता बढ़ता है। अब बच्चा जो कंफ्यूज है वो कहता है हम एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसमें जो ये वाला शॉर्ट नोट्स है, ये बुक का पीडीएफ तो देंगे ही देंगे, ये शॉर्ट नोट्स पूरा देंगे हर चैप्टर का, ये अभ्यास प्रश्न का पीडीएफ देंगे और ये भी पीडीएफ देंगे। और ये तीनों चारों पीडीएफ अरेंज में उसी ऑर्डर में होगा, पहले शॉर्ट नोट्स होगा, तब एनसीईआरटी का होगा, तब अभ्यास प्रश्न होगा, तब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा। बच्चा जब खोलेगा तो उसको उसी जिस क्रम में वीडियो है उसी क्रम में पीडीएफ मिलेगा। और इसका मिला के एक टेस्ट भी बिग बूस्टर पर डाल रहे हैं, ताकि बच्चा टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी कर पाएगा। ठीक नहीं रहेगा? एकदम लाइन बाय लाइन। ई जो बनाए हैं ये एकदम ओरिजिनल, इतना सुंदर पीपीटी है कि बच्चा को शॉर्ट नोट्स पढ़ने में मजा आएगा। जब आएगा हम आपको एक वीडियो अभी दिखाते हैं, एक सप्ताह में 6 to 10 क्लियर होगा। 299 का आएगा साइंस, 299 का आएगा आर्ट्स। जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा 299 का रखेगा, 1 साल 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल होगा। ठीक है? अब जब आएगा 1 सप्ताह के बाद इसको हम लॉन्च करेंगे। आ जाओ इधर। ऑफलाइन कैसे होगा? ऑनलाइन में रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा आपको, आप दुगुना तिगुना स्पीड पे बैठ के देख सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, एक साथ वीडियो पूरा मिल जाएगा। क्लास 6 to 10, जिसको मान लो जिस चैप्टर में दिक्कत है, उसको लगता है हमको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो वो वाला चैप्टर में जाएगा। मान लो तुमको सारा चीज पढ़ा हुआ है, किसी खास चैप्टर में दिक्कत है, आप उसी चैप्टर में जाइए, वही पढ़िए, उसको पढ़ के खत्म कर लीजिए। पृथ्वी की परपट्टी पर, तो हम बोले पृथ्वी की भूपरपट्टी पर OSIALFE, तो बताओ चला। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है पाई जाने वाली धातु सबसे अधिक कौन है? ये दोनों ना धातु है, तो क्या हो जाएगा आंसर? एल्युमिनियम। लेकिन अगर तत्व पूछ देता तब ऑक्सीजन, अगर उपधातु पूछ देता तब सिलिकॉन। क्लियर? बोलो रे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हारा सिर्फ क्लास 8th में है, 8th में ना है, तो सिर्फ क्लास 8th पढ़ लो। 11th 12th भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन बाद देंगे, लेकिन 11th 12th तक देंगे एनसीईआरटी। हाँ, 1 सप्ताह 10 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद 10th तक आ जाएगा, 15 दिन बाद 11th 12th दोनों आ जाएगा।
अब आ जाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताओ, चला क्या होगा? MgCl2। सही है, लेकिन अब झोल एकरा में ही है, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, इसीलिए यहां 2 है। यही अगर सोडियम के साथ रहेगा तो NaCl हो जाएगा, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 है। इसकी संयोजकता इस पर है, इसकी संयोजकता इस पर ना होती है। अब आ जाओ, जो धातु ठंडे जल के साथ अभी 100 बार पूछा है, ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कौन? सीसा। आज जो न ठंडा और गर्म दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, बताओ कौन? ठंडा तथा गर्म दोनों जल से अभिक्रिया नहीं करता, बताओ कौन? बर्तन बनाते हैं हम लोग, बताओ, एल्युमिनियम का बर्तन में ठंडा गर्म दोनों जल लगते हैं, कोई अभिक्रिया करता है? कौन? एल्युमिनियम। और कौन? कॉपर। कॉपर के बर्तन में भी आप ठंडा गर्म खाना भी बना लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं। शीशा में तुम गर्म जल रख दो, चनक जाएगा, प्रसारित हो जाएगा। बढ़े? धातुओं के ठंडा होने पर उनमें कौन सा परिवर्तन होता है? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चला। ऊष्मा, हाँ, ऊष्मा में परिवर्तन होता है। एक मिनट, होल्ड डाउन। धातुओं के ठंडा होने पर उनमें कौन सा परिवर्तन होता है? ऊष्मीय परिवर्तन। शब्द तनी ठीक कर लो। ठंडा होगा तो ऊष्मा कम होगा कि ज्यादा? अरे कम होगा कि ज्यादा? तो ऊष्मीय परिवर्तन होता है। एक बात बताओ, अवस्था परिवर्तन के दौरान कहता है क्या नियत रहता है? ताप। 100 बार का क्वेश्चन है, पूछा हुआ, लिखना। अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है। जब भी अवस्था परिवर्तन होगा क्या नियत रहेगा? ताप। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो उसमें शोषी की छेपी, हमको गर्म करिएगा तो हम उसमें लेंगे कि देंगे? लेंगे ना। तो हमको गर्म की जगह हम उसमें शोषी, हम ठंडा होंगे तब लिखेगा। किसी वस्तु को गर्म करना, किसी वस्तु को गर्म करना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है, तथा ठंडा करना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। पदार्थों का गर्म करना ऊष्मा शोषी। इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तथा बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, ठंडा करना में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं थ्रोली, फिर ऊष्मा क्षेपी पढ़ेंगे, रीड करेंगे आपके साथ। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए। देखो चला, जैसे ये क्लास 6 है, जैसे ये क्लास 6 है, चैप्टर नंबर 5 पादप का पृथक्करण, सॉरी पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें आपका चुंबकीय पृथक्करण है, प्रभाजी, आसवन, आसवन इसे पढ़ते हैं ना, वही है एनसीईआरटी का। तो यहां से अगर मान लीजिए टीचर ने आपको पढ़ाना शुरू किया, इसमें लगभग 8 2 10 टीचर हैं टोटल, अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट। नमस्कार, मैं आपका अरुण कुमार स्वागत करता हूं। अब यहां से जब आप जाइएगा तो देखिए, पहले आपको ऐसा वाला वैसी वस्तु जो स्थान घेरती है। अरे भाई, वस्तु होगा ना, वैसी वस्तु। ये कंप्लीट आपको डिटेल अब हम क्या करना चाह रहे हैं? पदार्थों का पृथक्करण, मतलब कि बहुत सारे पदार्थ अगर एक होती हैं, और ये सारी विधियां किस लिए होता है? तो जो मिश्रण है, जो घोल है या मिश्रण है, बहुत सारी चीज मिल
ये जब बुक पृथक्करण कंप्लीट होगा, इसके ये लिए शॉर्ट किया जाता नोट्स है आइए जो इसके आपको वीडियो मिलेगा को हम पीडीएफ के डिटेल फॉर्म में में। जानते हैं। ये वही, ये जो तस्वीर में दिखाया गया ये वही है, वो ये अलग कंप्लीट करना शॉर्ट नोट्स है। पुदीना। चलो इसको क्यों छोड़ना भाई, बड़ी फेमस है ये भी। ये कंप्लीट शॉर्ट लेकिन नोट्स है इसमें जो पत्ती टाइप का है, यहां तक। ठीक है, या भूसी टाइप का है, ये क्या हो गया, ये तो हल्की है, और हल्की है तो भैया हवा उसको क्या करेगा, उड़ा ले जाएगा। हल्का रहेगा तो हवा क्या करेगा, इसमें। उड़ा ले जाएगा। तो ये जैसे ही हमने यहां पे छोड़ा तो इधर से हवा की गति से ये भूसी आगे जाके गिरेगा नहीं, और अनाज का जो दाना है देखो इस टाइप का, या पत्तियों पे कोई जल है, ये शॉर्ट नोट्स है। फिर धूप आप पड़ेगा उस पे, धूप फिर आप आइएगा ओरिजिनल बुक में। कराने के लिए मवेशी की मात्रा ज्यादा है। क्या ऐसे ये भी original क्षेत्र हैं book है जहां के NCERT लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है? सही बात है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां जल की पर्याप्त मात्रा नहीं है, बहुत कमी है। ठीक है, अब ये देखो टीचर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। जलमग्न कर देता है। जो जो हमारे देश में important है। बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर इसके बाद नहीं आपको होती है। देखो कपड़ा धोने में तो होता है ना भाई, इसमें तो होता है, कंप्लीट नहाने में NCERT तो के सारे होता, क्वेश्चन बहुत होता है, बर्तन साफ करने में होता है। गिलास टोटल। धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा क्योंकि इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा, इस पे अप्रत्यक्ष। और ये पूरा का पूरा साइंस हम आपको, और पूरा का पूरा आर्ट्स 12th तक का देंगे। जिस बच्चे को जिस पेपर में या जिस चैप्टर में दिक्कत है वो बच्चा उसी को एनसीईआरटी रेफर करके पढ़ लेगा, बहुत आसान है। और टोटल क्वेश्चन भी डिस्कस्ड मिलेगा, और 3 गुना स्पीड पे आप पढ़ सकते हैं, 3 गुना स्पीड पे आप पढ़ सकते हैं, 3 गुना तक का स्पीड अवेलेबल है। यानी 60 मिनट का वीडियो आप 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। धातुओं को ठंडा होने पर उनमें से कौन सा, यही कोर्स आपको अलग अलग जगहों पर 30,000 में मिलेगा, 1500 में मिलेगा, 1800 में मिलेगा। जब आप जाइएगा तो आप नाम नहीं लेंगे। धातुओं के ठंडा होने पर उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, ऊष्मीय परिवर्तन। ऊष्मीय परिवर्तन मतलब ऊष्मा छेपी किसो सी, छेपी किसो सी, छेपी। अब कहता है तांबा की क्या विशेषता होती है, चालकता में उत्कृष्ट है, इसीलिए इसका उपयोग कहां करते हैं, घर के वायरिंग में। और तांबा का उपयोग कहां कहां करते हैं, एगो तो घर के वायरिंग में, एगो तड़ित में, और एगो अर्थिंग में। घर में, तड़ित में और अर्थिंग में। तांबा अच्छा चालक है। घर का जितना तार है सब किसका है, तांबा का। अर्थिंग किसका होता है, तांबा का। तड़ित चालक किसका होता है, तांबा का। आप कहता है धातुएं उच्च ताप और ठोस अवस्था में किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करती है, चमक। धातु में चमक ना होता है, और धातु में चमक नहीं होता है। फिर कहता है कौन से पदार्थ सर्वश्रेष्ठ ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु। सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन, धातु। आप बताओ ऊष्मा का कुचालक कौन। ऊष्मा का कुचालक जो आपको पूछता है वो है पोर्सिलीन या चीनी मिट्टी। ऊष्मा का कुचालक कौन है, पोर्सिलीन या चीनी मिट्टी। बढ़े।
अरे बढ़े। बताओ, ठंड में लोहे का के तत्व बहुत कठोर क्यों हो जाते हैं? कम ताप के कारण कि ज्यादा ताप के कारण? अरे धातु को गर्म करते तो मुलायम होगा, ठंडा होगा तो कठोर होगा। बताओ, धातुओं का विद्युत द्वारा अपघटन किसने खोजा था? फेराडे ने। फेराडे ने ही दिया था विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन का नियम भी इन्होंने ही दिया था। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी किसने दिया था? फेराडे ने। फेराडे ने विद्युत अपघटन का नियम भी दिया और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी दिया। महा भी आए, एम भी आए, लिखे। बताओ, धातुओं की श्रेणियों में सबसे ऊपर किन धातु का स्थान है? सबसे ऊपर सोडियम का है। यह अभी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको अलग से दिखाएंगे हम आपको। रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में। बताओ, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील क्यों होते हैं? पानी की ध्रुवीयता के कारण। देखो होता क्या है, आयनिक यौगिक का एग्जांपल ले लो, NaCl। NaCl टूटेगा किसमें? Na प्लस Cl माइनस में। H2O ले लो, ये टूटता है H प्लस OH माइनस में। अब हमको ये बताओ, E प्लस E माइनस से जुड़ेगा? आई माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से। तो आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं क्योंकि वो ध्रुव बनाता है, पोल बनाता है, प्लस और माइनस। नहीं समझा? आयनिक यौगिक आयन में टूटते हैं। अब इसको प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए। और जल जब टूटता है तो प्लस माइनस यानी आयन में यानी ध्रुव में टूट जाता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और जुड़ जाता है मतलब घुल जाता है। बोलबे नहीं करेगा। तो आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील क्यों होते हैं? पानी की ध्रुवीयता, ध्रुवीयता बोले तो पोलैरिटी के कारण। हो गया? बताओ, मैग्नीशियम और क्लोरीन किन समूहों में आते हैं? ये तो चला समूह तुमको देखना होगा। ये मैग्नीशियम बताओ तो सेकेंड ए का है, क्लोरीन हेलोजन का है, तो सातवां है। अरे क्लोरीन हेलोजन वर्ग का ना है, हेलोजन कौन सा है? सातवां। आई मैग्नीशियम बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, इक्कीसवां है, दूसरा। तो दूसरा और सातवां में आता है। बताओ, क्रियाशीलता श्रेणी की सारणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? पोटेशियम। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, हम तुमको दिखाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशीलता समूह। हम्म, रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान से देखना, इसका क्वेश्चन बड़ी पूछता है।
देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, नीचे से ऊपर जाने पर मोस्ट रिएक्टिव होता है। आप ऐसे कह सकते हैं सबसे नीचे है सोना, देखो है, और यहां सोना, उसके बाद चांदी, पारा, चांदी, पारा, फिर क्या है, कॉपर, फिर हाइड्रोजन, फिर सीसा, डॉट 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 डॉट, सबसे ऊपर सोडियम, सबसे ऊपर कौन है, कौन है, पोटेशियम, और नीचे से ऊपर जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल के जगह रिएक्टिविटी सीरीज, और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, सोना, कौन, सोना, और सबसे अधिक कौन है, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, और सबसे कम कौन है, सोना, चांदी, पारा। तो क्वेश्चन कर रहा है रिएक्टिविटी सीरीज क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है, कौन है, पोटेशियम, और सबसे कम कहता गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और क्या, प्लेटिनम। लिख लो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और क्या, प्लेटिनम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन, सोडियम और पोटेशियम, और सबसे कम गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और क्या, प्लेटिनम। सही है। अब देखो चलते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक में। कार्बन का नाम सुने हो, अरे कार्बन का नाम सुने हो, कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी, 612 ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 है। इसके बाह्यतम कक्षा दूसरी कक्षा कै गो है, 4। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 4, संयोजकता भी होता है 4, यानी ये कै गो से संयोग करेगा, 4 से। तो हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाता है, सबसे लंबी श्रृंखला बनाने का गुण, गुण, इस गुण को क्या कहते हैं, कैटेनेशन गुण, गुण गुण कहते हैं कैटेनेशन गुण। सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाता है, कार्बन, और सबसे अधिक तत्व किसके हैं, कार्बन के। सबसे अधिक यौगिक किसके हैं, कार्बन के। तो कार्बन को सार्वभौमिक तत्व भी कहते हैं, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। आई बनाता है सहसंयोजक बंधन, साझेदारी से बंधन बनाता है। लिख लो सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाता है, कार्बन। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और ये कितने से जुड़ेगा, 4 से। बढ़े, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की होती है। कार्बन में कैटेनेशन का गुण होता है। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। अरे बढ़े, अब बताओ कार्बन का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अन्य तत्वों के साथ विशेष संयोजन का क्या होता है, गुण होता है। इस सब से जुड़ जाता है, इसलिए इसका अध्ययन क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको सार्वभौमिक तत्व कहते हैं, यूनिवर्सल एलिमेंट कहते हैं।
कार्बन का कितना प्रतिशत वायुदाब में उपस्थित होता है? वायुदाब में नहीं, वायुमंडल में उपस्थित होता है। कार्बन यौगिक का अधिकतर गुण क्या है? संयोग करने की क्षमता, इसीलिए यह सबसे संयोग करता है और सबसे अधिक यौगिक बनाता है। बताओ, कार्बन द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन बनाता है? 4। कार्बन चतुः संयोजक बनाता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस तरह का बंधन बनता है? HH के बीच सहसंयोजक बनता है, साझेदारी से बंधन बनता है। कार्बन भी सहसंयोजक बंधन बनाता है। बताओ, नाइट्रोजन का संयोजन बंधन कैसे उत्पन्न होता है? अभी चला, इसको पढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब जाके तुम समझोगे क्या मामला है। देखो, पढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है। क्या पूरा करता है? जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक तो उसके पास है H1 1s1, एक वो किसी और से ले लेता है, तो डुएट पूरा करके वो स्टेबल हो जाता है। बाकी सब 8 गो चाहिए। अगर 5 गो है तो 3 गो ले लेगा, अगर 6 गो है तो कै गो ले लेगा? 2 गो। अगर 7 गो है तो कै गो ले लेगा? 1 गो। बोलबे नहीं करेगा। और अगर 1 गो है तो दे के 8 हो जाएगा। अभी क्या मामला है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 18। अब इसके आधार पर मैग्नीशियम का होता है कितना इलेक्ट्रॉन? 12। तो 12 हो जाएगा 2 8 2। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 है तो ये त्याग कर देगा 2 गो का, तो ये बाह्यतम कक्षा में 8 गो हो जाएगा। 1 2 3 रहता है त्याग करता है, 5 6 7 रहता है तो ग्रहण करता है, और 4 रहता है तो त्याग भी करता है, ग्रहण भी करता है। और यही ले लो तुम, क्लोरीन 17, ये होता है 2 8 10 7 17। ये रेफरेंस है। ये दोस्त मेरे रेफरेंस है। अब बताओ, बाह्यतम कक्षा में 7 है, ग्रहण कर लेगा 1 तो क्या बन जाएगा? 8। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 है, त्याग कर देगा तो क्या बन जाएगा? 8। बोले वह नहीं करेगा, इकाई को ग्रहण करेगा। अब यहीं आ जाओ तुम, सोडियम 11, 2 8 10 11। बोलो हाँ, 2 8 10 11। तो ये का त्याग कर देगा, त्याग कर देगा तो बचेगा क्या? 8 गो। बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। फ्लोरीन ले लीजिए 9, 2 को यहां दिए, 7 को यहां देंगे, तो कै को ग्रहण करेगा? 1 ग्रहण कर लेगा तो 8 हो जाएगा। ये बताओ, त्याग करेगा ग्रहण, त्याग करके 8 बचेगा। ये ग्रहण, ये ग्रहण, ये त्याग। 1 2 3 रहेगा तो क्या करेगा? 1 2 3 रहेगा तो क्या करेगा? त्याग। अब 5 6 7 रहेगा तो ग्रहण, 4 रहेगा तो त्याग भी, ग्रहण भी, 8 रहेगा, न त्याग करेगा और न ग्रहण करेगा। लिख लो। अभी हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हो गया? अरे हुआ? समझे कि नहीं समझे? हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा? डुएट। अब बाकी सब क्या पूरा करेगा? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब बाह्यतम कक्षा में कितना? 8। या तो त्याग कर या तो ग्रहण कर। लेकिन इसका पूरा मैकेनिज्म समझा देंगे, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा।
इसके लिए हम लोग फिर मिलेंगे कब? मंडे को। कब मिलेंगे? मंडे। अगला सप्ताह में हमको लगता है कुछ बच जाएगा, अगला सप्ताह के अगला सप्ताह यानी मंगलवार तक, अगला सप्ताह में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम लोग सोमवार को।